हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे हम लोगों ने बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया और उसको हम लोगों ने सही तरीक़ा से पूर्ण कर लिया, उसी तरीके से अब हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को भी शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत से हमारे दोस्तों का डिमांड था जो सर केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, जो कि ज्ञान बिंदु, जो कि पटना का एक अच्छा संस्थान है, उनके ही नोट से ये सीरीज हम लाते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो बायोलॉजी कंप्लीट कर लिए हैं, आज से केमिस्ट्री जो है हम लोग रेगुलर लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का आज पहला चैप्टर है मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अर्थात पदार्थों का वर्गीकरण। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी उनके साथी हैं, दोस्त हैं या उनके भाई हैं, उनको भी ये शेयर ज़रूर करें ताकि इससे से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। केमिस्ट्री का है, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अपना कुछ आयतन होता है, जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो बल पदार्थ नहीं है, जबकि पत्थर, जल और दूध पदार्थ है। पदार्थ का मतलब क्या होता है? वह जो कि स्थान घेरे, जिसमें भार हो। तो बल ना तो स्थान घेरती है ना भार है इसमें, इसलिए पत्थर, जल और दूध पदार्थ कहलाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ है? तो भोजन एक पदार्थ है, क्योंकि भोजन को हम जो है वज़न में तौलते हैं। तो जब वज़न में तौलेंगे तो उसमें द्रव्यमान भी होगा और वो स्थान भी घेरेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? पदार्थ वे कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। यह कथन गलत है, बाकी सही है। बाकी को देखते हैं। पदार्थ अति सूक्ष्मतम कण अणु या परमाणु का बना होता है। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण अनवरत गतिशील रहते हैं, अर्थात लगातार गतिशील रहते हैं। तथा डी में है, पदार्थ के कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो ये सभी सही है, केवल सी ऑप्शन गलत है। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में कौन एक शामिल नहीं है? तो धातु शामिल नहीं है, जबकि ठोस, द्रव्य और गैस शामिल हैं। पदार्थ की मुख्य रूप से तो 3 ही अवस्थाएं होती हैं, लेकिन वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं पाई जाती है, जिसमें ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन की अवस्थाएं होती हैं। तो ये धातु नहीं होगा। पदार्थ के मुख्य कितने अवस्थाएं पाए जाते हैं? तो 3 मुख्य अवस्थाएं अगर पूछे तो 3 हो जाएगा। पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 5। अगर मुख्य पूछे तो 3 और अधिकतम पूछे तो 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो उष्मा पदार्थ नहीं है, जबकि जल, वायु, दोलकण पदार्थ हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं।
ठोस के आयतन निश्चित रहते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील होते हैं। गैस के आकार एवं आयतन दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तो द्रव्य और गैस, इसमें तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव्य पदार्थ के गुणधर्म नहीं है? तो द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, यह पदार्थ का गुणधर्म जो है नहीं है। द्रव्य को हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है वह कौन सा पदार्थ है? तो ठोस है। स्पंज एक ठोस पदार्थ है। सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? तो ठोस के कणों के बीच अंतर अणुक बल सर्वाधिक होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस के कणों के बीच अंतर अणुक बल सबसे अधिक होता है तथा गैस के कणों के मध्य अंतर अणुक स्थान सबसे अधिक होता है। तो ये दोनों कथन सही है। गैसों में ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन होता है, क्यों? तो इसका उत्तर जो है सी ऑप्शन है। गैसों के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो डी ऑप्शन सही नहीं है। ठोस में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है, तो ये कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन सही है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं जिसके कारण पदार्थों में विसरण की परिघटना देखने को मिलता है। गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है क्योंकि गैस के कण अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं। द्रवों में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होती है। तो ए बी सी सही है, डी ऑप्शन गलत है। वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखता है क्या कहलाता है? अंतरा अणुक बल। किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गैसों का द्रव्य में परिवर्तन जमना कहलाता है, ये कथन गलत है। गैसों का द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है। बाकी ऑप्शन है, ठोस का द्रव्य में परिवर्तन गलना कहलाता है, सही है। द्रव्य का गैस में परिवर्तन क्वथन कहलाता है, ये भी सही है। और द्रव्य का ठोस में परिवर्तन जमना कहलाता है, ये भी कथन सही है। किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। गैस का ठोस में, ठोस का गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाई जाती है? H2O, अर्थात जल जो है प्रकृति में तीनों अवस्थाएं में पाई जाती है। ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों अवस्थाएं में। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप स्थिर रहता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है आयतन। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान आयतन, अर्थात जो स्थान घेरता है वही आयतन कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ की चौथी अवस्थाएं प्लाज्मा अवस्था कहलाता है तथा पदार्थ की पांचवी अवस्थाएं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्थाएं कहलाती है। तो दोनों कथन सही है। पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप के तक ठंडा करके प्राप्त होता है, तो बोस-आइंस्टीन घनीभूत कहलाता है।
गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? किसी द्रव्य को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। यह कथन जो है गलत है, क्योंकि गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं, द्रव्य को नहीं। अगर गैस को संपीड़ित करने की बात हुई तो सिलेंडर में जो एलपीजी गैस भरा रहता है वो संपीड़ित करके ही भरा रहता है। गैसों की भांति ठोसों को संपीड़न नहीं किया जा सकता, क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतराअणुक स्थान अत्यधिक कम होता है। इसीलिए निम्नलिखित में सही कथनों की पहचान करें। ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है। उसके बाद है पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है तथा ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन डी नंबर ही सही है, बाकी सब गलत है। अगर गैस का आयतन जो है अनिश्चित होता है तो ये कथन सही है। निम्नलिखित में किसमें अंतराण्विक बल प्रबलतम है? तो दाल में। दाल में, क्योंकि ठोस में अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है और दाल एक ठोस पदार्थ होता है। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। इनके कणों की गति बाधित होती है। इनमें कण अच्छी प्रकार व्यवस्थित होती है। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन एक छद्म ठोस है? तो रबर और कोलतार के आशवन के बाद बचा हुआ ठोस को ही छद्म ठोस कहते हैं। छद्म ठोस कहने का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में हो जाएगा रबर और कोलतार के आशवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? करा सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जितनी भी ठोस पदार्थ हैं सभी का परमाणु संख्या अलग अलग होता है। उसका चाहे आयतन बराबर ही क्यों ना हो जाए। अगर सेम आकार के कोई, मान लीजिए अगर हम फल ले लेते हैं और सेम आकार के अगर हम कोई एक स्पॉन्ज का टुकड़ा ले लेंगे तो क्या दोनों का जो है परमाणु की संख्या समान होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर वायु भरा रहता है। वायु भरा रहता है अर्थात उसमें अंदर उसके अंतर जो अंतराण्विक बल कम रहता है, अर्थात उसके अणुओं के बीच की दूरी अधिक रहती है। इसीलिए उसका जो है आयतन बराबर कहा जाए, ये भी सही नहीं है। उसके बाद दूसरा कह रहा है सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या कहलाता है। ये भी कथन गलत है। तो दोनों कथन गलत है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो क्वार्टज कांच। क्वार्टज कांच अक्रिस्टलीय पदार्थ है। कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। यह घटना क्या कहलाता है? पीजो विद्युत। यह घटना पीजो विद्युत कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वथन तथा वाष्पन दोनों ही सतही परिघटना है। क्वथन एक सतही परिघटना है किंतु वाष्पन एक स्थूल अर्थात आयतन परिघटना है। क्वथन और वाष्पन दोनों ही स्थूल अर्थात आयतन परिघटना है। या फिर क्वथन एक स्थूल परिघटना है कि एक सतही परिघटना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अर्थ कर रहा है क्वथन एक स्थूल परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है। तो केवल ये कथन ही सही है। एक बार इस क्वेश्चन के प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
तो कह रहा है क्वथन तथा वाष्पन दोनों सतही परिघटना है, गलत है। क्वथन एक सतही परिघटना है किंतु वाष्पन एक स्थूल है, गलत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। क्वथन और वाष्पन दोनों स्थूल परिघटनाएं हैं, ये भी कथन गलत है। आंसर क्या होगा? क्वथन एक स्थूल परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है। तो एक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गैसों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैस का भार उस पात्र को तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसके अंदर गैस भरी है। तो ये ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन गलत है, क्योंकि गैस का भार हम उस पात्र को तौलकर भी कर सकते हैं ना। अगर कोई सिलेंडर के ही अगर गैस का वजन करते हैं तो पहले हम खाली सिलेंडर को हम तौल लेते हैं, तो उस पात्र को तो हम तौल लिए ना, उसके बाद उसके गैस के भार का हम आयतन पता कर लेते हैं, उसमें गैस भरते हैं तो उसको भी पता लग जाता है कि कितना गैस भरा हुआ है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। गैसों का आकृति तथा आयतन निश्चित नहीं होता है, ये भी सही है। गैसों का आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है जिसमें गैस भरी है, ये भी सही है। गैसों पात्र की दीवारों पर सभी दिशाओं एक समान दबाव डालती है, तो ये सभी ऑप्शन सही है, केवल डी को छोड़ के। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातीज पदार्थ नहीं है? तो फिटकरी ऊर्ध्वपातीज नहीं है, जबकि कर्पूर, नेफ्थली और अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो एरिक ए कार्नेल को, वोल्फरगैंग कैटरेले को तथा कार्ल ई वीमे, इन तीनों को जो है 2001 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बृहद अणु की अवधाएं पदार्थ की किस अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से। सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्थाएं हैं प्लाज्मा अवस्थाएं। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्थाएं की उत्पत्ति का क्या कारण है? उच्च ताप, प्रतिदीप्त ट्यूब तथा नियोन संकेतक बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं प्रकाश उत्पन्न करता है? तो प्लाज्मा। एक ही प्रकार के कण तथा परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। पदार्थ में कौन एक शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में कह रहा है कौन शुद्ध पदार्थ है, तो देख लेते हैं उसको। टीन एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि टीन में किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होता है, इसीलिए टीन एक शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। जबकि मृदा, समुद्री जल और वायु ये सभी जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ का मिश्रण है। धातु तथा अधातु प्रकार हैं तत्व के। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? तो जल एक यौगिक है, क्योंकि जल का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक फॉर्मूला है, इसीलिए जिस भी पदार्थ का अपना एक फॉर्मूला होता है वो यौगिक कहलाता है। जबकि दूध, स्याही और वायु ये अयौगिक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक यौगिक है लेकिन मिश्रण नहीं है, वायु एक मिश्रण है और यौगिक नहीं है, तो दोनों कथन जो है सही है। खारिया जिसे हम चौक कहते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्या है? तो यह एक यौगिक है। अभी बताएं, जो यौगिक उस पदार्थ को कहेंगे जिसका कि अपना एक रासायनिक फॉर्मूला होता है। तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव्य और गैस, इनमें से सभी अवस्थाएं में। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? तो हीरा एक तत्व है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो जल एक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन न तो तत्व है
ना ही यौगिक। तो वायु, वायु जो है न तो तत्व है न ही यौगिक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिकों में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि यौगिक जो है उसका एक रासायनिक फार्मूला होता है। रासायनिक फार्मूला हो या कोई भी फार्मूला तभी बन सकता है जिसका कि उसका संयोजन हमेशा निश्चित हो। तो इसीलिए ये गलत है, बाकी ऑप्शन सही है, उसको भी देख लेते हैं। यौगिक के अवयवों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है। तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं। यौगिक के गुणधर्म उनके अवयवों के गुणधर्म से सर्वथा भिन्न होता है। तो ये सभी कथन सही है, केवल एक गलत है। कोयला है, कोयला एक तत्व है। नेक्स्ट है, पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या हैं? तो मिश्रण है। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि इनमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। बारूद है, बारूद एक मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विविधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है। नेक्स्ट है, पदार्थ को यदि उनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता तो वह यौगिक है। तो दोनों कथन इस तरह से सही है। निम्नलिखित में कौन एक विषमांगी मिश्रण है? तो दूध। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड यौगिक है, जबकि लोहा, पीतल, आयोडीन ये सभी मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो दूध। दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध मिश्रण है। वो देखने में यौगिक की तरह लगता है, बट दूध जो है मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ हैं? तो ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ हैं? तो ग्लूकोज भी शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है यौगिक है, क्योंकि इसका एक रासायनिक फार्मूला है। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? तो पीतल। पीतल यौगिक नहीं है, क्योंकि पीतल जो है मिश्रण होता है। नेक्स्ट, चूना पत्थर, धोवन सोडा और चूना ये सभी जो है यौगिक हैं। पीतल तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जो है यौगिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करा इसमें सुमेलित करने के लिए, तो हीरा कार्बन हो जाएगा। संगमरमर कैल्शियम से बना होता है। रेत अर्थात बालू सिलिकॉन से, और माणिक्य जो कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है क्या कहलाता है? यौगिक। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? आश्रित जल। आश्रित जल अर्थात डिस्टिल्ड वाटर जो है शुद्ध जल है। इसमें किसी भी प्रकार की खनिज पदार्थ का भी मिश्रण नहीं होता है, इसीलिए ये आशुद्ध जल कहलाता है। और हम लोग जो पीते हैं वो शुद्ध जल है, वो भी शुद्ध जल है, लेकिन उसमें खनिज पदार्थों का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? कह रहा है इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं।
तो कथन गलत है, क्योंकि यौगिक है, यौगिक अलग नहीं हो सकता है। अब जल है, जल को हम कैसे अलग करेंगे? उसके बाद नेक्स्ट है, यह अपने अवयवों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो ये अवयव का गुणधर्म प्रदर्शित करता है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि वो एक अवयव है तो वो बाकी गुणधर्म क्या प्रदर्शित करेगा? तो इसीलिए ये दोनों कथन गलत हैं। और उसका अन्य ऑप्शन जो है, इनमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, तो ये कथन सही है। और इसका निश्चित क्वथनांक तथा गलनांक होता है, तो ये दोनों कथन सही है। तो ए और बी गलत है, जबकि सी और डी सही है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है? सोडियम। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिसमें सभी पदार्थ बने हैं? तत्व। निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो तत्वों का मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है? तो धुआं जो है समांग मिश्रण नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ जो है निश्चित अनुपात में नहीं मिला रहता है, जबकि हवा, पीतल और नमक जल का विलयन जो है ये समांगी मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट है, सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? तो द्रव्य तथा गैस का मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? कनाद ने। ठोस से द्रव्य तथा द्रव्य से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होगा? तो घनत्व में परिवर्तन होगा। घनत्व में परिवर्तन। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अधातु है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है मिश्रण ठोस या द्रव्य या गैस हो सकते हैं, तो कथन सही है। बाकी दोनों ऑप्शन ऊपर वाले गलत हैं। करत तत्व हमेशा ठोस होता है, गलत है। यौगिक ठोस या द्रव्य हो सकते हैं परंतु गैस नहीं, तो ये भी कथन गलत है। तो ए और बी, एक और दो गलत है, जबकि तीन सही है। मिश्रण ठोस, द्रव्य और गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि क्या कहलाता है? पृथककारी कीप। पृथककारी कीप के द्वारा ही इसे हम अलग कर सकते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? आसवन। आसवन जो है ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए नहीं है। आसवन विधि से द्रव्य को करते हैं, जबकि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीय विधि के द्वारा ठोस को हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों के पृथक्करण के लिए इसकी सबसे अच्छी विधि क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण लेखन अर्थात क्रोमैटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किए जा सकते हैं? तो रेडियो समस्थानिक। रेडियो समस्थानिक पृथक नहीं किए जा सकते हैं, जबकि रक्त से जहर या औषध, किसी प्राकृतिक रंग से वर्णक तथा एक रंजक से रंग, ये सब पृथक किया जा सकता है, लेकिन रेडियो समस्थानिक को नहीं कर सकते हैं।
वर्ण लेखन विधि से। क्रोमैटोग्राफी में निहित सिद्धांत है विलेयता का सिद्धांत। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव्य का उपयोग किया जा सकता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड का। किसी द्रव्य में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव्य से अलग करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो प्रभाजी आसवन विधि से। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप उसका जो है स्थिर रहता है। जब ठोस बर्फ के टुकड़े को हम गर्म करते हैं तो वो पिघलता है, बट उसका जो ताप होता है वो स्थिर रहता है। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला है, या फॉर्मूला कहिए या ट्रिक कहिए, इसका ट्रिक है ऑक्सीएलोकैसोपोमे, मतलब पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाले तत्वों का जो क्रम है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, तो सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, लो से लोहा, तो ऑक्सीएलो, कै से कैल्शियम, सो से सोडियम, पो से पोटेशियम, मै से मैग्नीशियम, ऑक्सीएलोकैसोपोमी। चलिए लास्ट है इस चैप्टर का प्रश्न, लौह पूर्ण और सल्फर के मिश्रण, यहाँ लौह पूर्ण दे दिया, लौह चूर्ण होगा। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग किया जा सकता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड का। तो इस तरह से कुल इसमें 94 प्रश्न था इस चैप्टर में, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।